हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन। आज के इस डिस्कशन में हम द हिंदू फॉर मई 16 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने आज एक लंबी सूची है कि आज के एडिशन में कौन कौन सी खास खबरें हैं, उन खबरों के साथ में कौन कौन से मुद्दे जुड़े हैं और सिविल सेवा परीक्षा में ये हमारे किस पेपर में किस प्रकार से उपयोगी हो सकेगा। इस पूरे एडिशन को अगर देखें आप तो बाय एंड लार्ज पिछले कुछ दिनों से वित्त मंत्री द्वारा दिए जा रहे आर्थिक पैकेजेस को लेकर डिस्कशन बहुत ज़्यादा है और यह एडिशन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के सुधारों को दर्शाएगा। हमारी पहली खबर जो हमारे सामने है वो है न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें हम देखेंगे कि अनुबंधित कृषि क्या होती है, उसके लाभ क्या हैं और सिविल सेवा के पेपर 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इस पूरे न्यूज़ का सार है जो आपको हिंदू के पेज नंबर 1 पर दिख जाएगा। अगली खबर एक लेख है जो नीट, आपने सुना होगा मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए नीट परीक्षा देनी होती है, तो नीट पर आर्ग्यूमेंट है कि नीट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली। तो हम देखेंगे कि इसमें लेखक ने कौन से आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि किस प्रकार से नीट छात्रों के लिए फ्रेंडली नहीं है या अन्य मुद्दे क्या हैं। ये शिक्षा में रिफॉर्म्स के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो पेपर 2 में इम्पॉर्टेंट रहेगा। पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस के मुद्दे शामिल होते हैं, इसलिए यह आर्टिकल वहाँ पर काम आएगा। यह हिंदू के पेज नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज़ की ओर, अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन। दरअसल ये मुद्दा जो माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं उनको लेकर है कि राज्यों को उनको वापस बुलाना है, क्वारंटाइन करना है। इस प्रोसेस में काफ़ी मैन पावर, काफ़ी धन खर्च होगा और काफ़ी समस्या ये आ सकती है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है वो गवर्नेंस को लेकर इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर 2 में है, हिंदू के पेज नंबर 6 पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, एक लेख है द पैंडेमिक एंड चैलेंज ऑफ बिहेवियर चेंज। एक बहुत डिफरेंट किस्म का आर्टिकल है कि यहाँ पर सोशल मार्केटिंग की बात को हम समझेंगे और कैसे हम देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस को हम परसुएशन से लोगों को समझाकर उनके बिहेवियर को चेंज कर उन पॉलिसीज़ को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये हमारे सोच के दायरे को ओपन अप करेगा, गवर्नेंस में हेल्प करेगा और सिविल सेवा के जो पेपर 4 है, एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, बिहेवियर आदि को, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस पूरे आर्टिकल का जो सार है वो पब्लिक पॉलिसी इफेक्टिवनेस, पब्लिक पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है उसको दर्शाता है, बताता है और ये आपको पेज नंबर 6 पर दिखाई देगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है अबाउट द तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। लगभग सभी राज्यों ने अल्कोहल के माध्यम से राजस्व को एकत्रित करने का प्रयास किया है, किंतु उसके साथ साथ कुछ समस्या भी आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार तमिलनाडु इस कंफ्यूजन में फंसा है कि वो क्या करे। ये मुख्य रूप से पब्लिक हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच एक डिस्प्यूट है, एक कंपैरिजन है कि यदि राज्य अपने राजस्व को बढ़ाते हैं तो पब्लिक हेल्थ से समझौता कर बैठते हैं और इसलिए राजस्व को लेकर चर्चा है। तो पेपर 3 में इसको शामिल किया गया है, हालांकि पेपर 2 में भी किया जा सकता है। ये पेज नंबर 6 पे आपको दिख जाएगा। अगली खबर दरअसल कृषि के रिफॉर्म्स को लेकर आ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो एलोकेशन किए जा रहे हैं उनमें से एक है कि 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि फंड से क्या होगा, उसके लाभ क्या होंगे। तो ये आपको पेपर 3 में काम आएगा जहां पर एग्रीकल्चर की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है और ये हिंदू के पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएगा। अगली खबर है दरअसल आईआर से। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं
यूएस और चाइना के बीच तनाव को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये धमकी दी है कि वो चाइना से अपने संबंध को लगभग एक तरह से परमानेंटली कट ऑफ कर देंगे। तो हम देखेंगे कि क्या ये संभव है और किन कारणों से ऐसा हो रहा है। एक और न्यूज़ है इंडिया नेपाल को लेकर कि भारत ने, हमने कल भी बात की थी कि नेपाल ने आपत्ति जताई है भारत के एक न्यू रोड से जो भारत के तीर्थयात्रियों को लिपू लेक से होते हुए कैलाश मानसरोवर लेकर जाएगा। तो ये दोनों खबरें IR से लिंक्ड हैं जो आपको अलग अलग पेज नंबर पर दिख जाएंगी। अगली खबर हमारे सामने दरअसल ईरान को लेकर है। इस न्यूज़ के माध्यम से हम ईरान को थोड़ा समझेंगे। दरअसल ये संबंध को वैसे प्रभावित नहीं करेगा, हम ईरान को समझेंगे कि ईरान में क्या चल रहा है। ईरान को डिस्कस करने का कारण दरअसल भारत का ईरान के साथ एक संबंध है, ईरान का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ईरान अगर स्थिर रहेगा तो शायद हमारे इर्द गिर्द हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में शांति बहाल करने में हमें सहायता मिलेगी। ये आपको हिंदू के पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। अगली खबर हमारे सामने दरअसल फिर से कृषि को लेकर है। एक न्यूज़ है कि वित्त मंत्री ने जो मेजर्स दिए हैं कृषि के लिए, वो कृषि सुधारों के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा। तो हम बात करेंगे कि कैसे ये सुधार कृषि को एक नई दिशा और एक बेहतर दशा देने के लिए सक्षम होंगी। ऑफ कोर्स पेपर 3 और एग्रीकल्चर से संबंधित है, हिंदू के पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगा। और अंतिम एक न्यूज़ है कि भारत के द्वारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, जो निर्मित एक्सपोर्ट्स हम करते हैं जैसे कपड़े हैं इत्यादि, उनमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 60% तक की गिरावट आई है। तो ये चिंता का विषय है। हालांकि इस चिंता के विषय में कुछ खबरें सुकून देने वाली भी हैं। तो इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या अलग अलग डेटा है। ये आपको इंडियन एक्सपोर्ट्स और पेपर 3 में काम आएगा। ऐसे डेटा दरअसल हम अपने एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स को बेसिक रूप से मजबूत करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि हम कोई आंसर लिखते हैं कि भारतीय एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी है, गिरावट है, तो बिना डेटा के वो आंसर सही प्रतीत नहीं होता है। तो ये आपको हिंदू के पेज 15 पर दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये न्यूज़ आपको फर्स्ट पेज पर दिखेगी जिसकी हेडिंग है न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस न्यूज़ को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझते हैं। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर कृषि मार्केटिंग में रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, कृषि विपणन को मजबूत करना चाहती हैं। भारत में कृषि के उत्पादन को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। अगर आप पिछले वर्ष के डेटा देखें तो खाद्यान्नों में, फलों में, सब्जियों में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। 2019-20 के लिए भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 284 मिलियन टन रहा, जिसमें गेहूं, चावल, दाल आदि शामिल है। मैंगोज के एक्सपोर्ट उत्पादन में भारत सबसे प्रथम स्थान पर है। तो उत्पादन की समस्या जितनी गंभीर नहीं है, उससे अधिक समस्या एग्रीकल्चर के मार्केटिंग की है, एग्रीकल्चर के उत्पादों की सेल की है। किसान उत्पाद तो करता है किंतु वो कहाँ बेचेगा इसका उसको पता नहीं होता। एज अ रिजल्ट वो इस डर में रहता है कि उसका माल कहीं खराब ना हो जाए। यदि हम कृषि के विपणन, मार्केटिंग को मजबूत करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, सेल अच्छी होगी, किसानों को आय अच्छी मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी सही कीमत पर, सही मूल्य पर चीज़ें मिलती रहेंगी। तो फोकस यहाँ पर इस आर्टिकल का है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मजबूत करना है, जो बहुत सालों से लंबित पड़ा है। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मजबूत करेंगे तो राज्यों के बीच बैरियर फ्री, बाधा फ्री इंटर स्टेट ट्रेड हो सकेगा। इन सब को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? अनुबंधित कृषि किसे कहते हैं? अगर आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट दरअसल दो पार्टीज के बीच में एक समझौता है। यहां पर कृषि में क्या होगा, किसानों और बायर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जो भी उत्पाद किसान करेगा वो एक निश्चित मूल्य पर बायर उससे परचेज कर लेगा। यदि ऐसा होगा तो किसान निश्चिंत रहेगा कि जो उत्पाद वो कर रहा है उसके खरीदार पहले से तैयार हैं, तो किसान उस खेत में
अच्छी उपज के लिए अच्छे खाद, अच्छे बीज का इस्तेमाल करेगा। जो बायर है वो भी इनपुट में हेल्प करेगा, जिससे पैदावार अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, क्वालिटी वाली होगी, और किसान की जो समस्याएं हैं उससे निजात पाने में हमें सहायता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो आम जनता के लिए कीमतें घटेंगी। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मंडियों तक माल लेके जाने की समस्या खत्म होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मंडियों तक माल नहीं जाएगा, मंडियों के गोदामों में माल खराब नहीं होगा, जिससे उत्पादन जितना होगा वो लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप डेटा देखें तो हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में एक रफ डेटा है कि हमारे उत्पाद का लगभग 35% ट्रांसपोर्टेशन में इत्यादि में खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसानों को पता नहीं कि माल कब तक बिकेगा, और यदि किसी एक आध हफ्ते माल रखा रहेगा तो काफ़ी सारा माल खराब हो जाता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये प्रयास इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे देखते हैं। दरअसल भारत सरकार फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। खेतों से जब माल बाहर निकलेगा वो फार्म गेट है, खेतों का जो मेन दरवाजा है उसे फार्म गेट कहा गया। तो खेतों से माल जब बाहर निकलेगा और उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, इस बीच में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत माल रखा रहेगा उसे फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है। जैसे कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देश में कोल्ड स्टोरेज की कमी है तो ये मानिए कि काफी सारा माल खराब होगा या उपभोक्ताओं तक माल नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ना किसान की आमदनी होगी ना उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करके सरकार दरअसल लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करेगी। किसी कारण से अगर माल रखा हुआ भी है कोल्ड स्टोरेज में तो माल खराब नहीं होगा। इसके अलावा ये तो थे एक आर्थिक मेजर, एक स्टिमुलस मेजर। अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये दरअसल लेजिस्लेटिव मेजर है। सरकार ने कहा है कि वो 6 प्रकार के कृषि उत्पादों को डीरेगुलेट करेगी, मतलब उनके ऊपर नियंत्रण कम करेगी। पहले इस नियंत्रण के मतलब को समझते हैं। हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। जिन वस्तुओं को एसेंशियल सरकार मानती है, सरकारें उसके स्टॉक होल्डिंग, मतलब कितना कोई व्यक्ति जमा कर पाएगा, उसके एक्सपोर्ट आदि को नियंत्रित करती है। यदि सरकारें किसी वस्तु के एक्सपोर्ट के निर्यात पर लगाम लगाती है तो इससे नुकसान किसानों को होता है। अब सरकार ने कहा कि 6 प्रकार के कृषि वस्तुओं को डीरेगुलेट करेगी, जैसे कि खाद्यान्न, सीरियल्स, एडिबल ऑयल, तिलहन ऑयल सीड्स, पल्सेस, दालें, ऑनियंस एंड पोटैटोज। इसका मतलब यह हुआ कि किसान जहां मर्जी उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो मार्केट प्राइसेस हैं उस पर उसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि वो रेगुलेट नहीं हो रहे तो किसान बेच भी सकता है और मार्केट के फैक्टर्स के ऊपर उसका प्राइस तय होगा। किसी अन्य देश से अगर अच्छी मांग आती है और वो अच्छी कीमत देने को तैयार हैं तो किसानों को उस देश को बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से ये डीरेगुलेशन किया गया है। एक और चीज कि यदि कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं आती तब तक किसी भी वस्तु के स्टॉक लिमिट पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरह से हमने डीरेगुलेशन को बढ़ा दिया है। आमतौर पे इन वस्तुओं के स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट लगाई जाती थी ताकि जमाखोरी की समस्या ना हो। अब एक तरफ जमाखोरी की समस्या है, वो समस्या बढ़ती है राष्ट्रीय आपदा के समय। आम परिस्थितियों में अगर हम देखें तो इन वस्तुओं का जो विपणन है, मार्केटिंग है, उसको रेगुलेट नहीं करने की जरूरत है, उसको मार्केट के भरोसे छोड़ने की जरूरत है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बायर और सप्लायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपने हिसाब से कीमतों को तय करके स्टॉक होल्डिंग रख सकते हैं, माल कहीं भी बेच सकते हैं। इन सभी चीजों को देखें आप तो इससे कृषि विपणन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर मैं समराइज करूं तो सरकार ने कहा है कि इंफ्रा फंड बनाया जाएगा, इंफ्रा डेवलप किया जाएगा, उसके साथ ही साथ डीरेगुलेशन किया जाएगा, उसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, इंटर स्टेट मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा,
स्टॉक होल्डिंग की लिमिट को खत्म किया जाएगा एक्सेप्ट पब्लिक कैलामिटी। इन सब रिफॉर्म से कृषि उत्पाद बढ़ेगा, कृषि विपणन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं और मार्केट प्राइसेस पे उपलब्ध हो पाएंगी। जो लास्ट पॉइंट यह है कि कृषि दरअसल राज्य की विषय वस्तु है, इस पर राज्य ही कानून बना सकते हैं। केंद्र दरअसल पार्लियामेंट इस पे एक मॉडल लॉ बनाएगी और राज्यों से आग्रह करेगी कि आप इस लॉ को अडॉप्ट कर लें ताकि इससे लाभ उनके स्टेट के किसानों को हो सके। तो ये थी पहली खबर। हम आते हैं अगली खबर पर। एक एडिटोरियल है, एक आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर। एक संविधान के विद्वान है फैजान मुस्तफा, उनका लेख है। इस लेख में हम सारी बातों को देखेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों की बात करेंगे। दरअसल उनका पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शैक्षणिक संस्थाओं पर राज्य के टोटल कंट्रोल से एक टोटलिटेरियन रेजिम्स बनते हैं। ये मान लीजिए आप एक प्रकार के ऑटोक्रेटिक रेजिम्स बनते हैं, तानाशाही रेजिम बनते हैं यदि सरकारें शैक्षणिक संस्थाओं पे टोटल कंट्रोल करती है। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन है। अब उनके ऑब्जर्वेशन में दरअसल इस एग्जाम को लेकर डिस्कशन किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि आपने सुना होगा नीट परीक्षा के बारे में। देश में मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, नीट एग्जामिनेशन, और ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कंपल्सरी किया जाए। मतलब अब वर्तमान में सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस जो MBBS की भर्ती के लिए होते हैं उसके लिए नीट परीक्षा का होना अनिवार्य है। इस एग्जामिनेशन के विरुद्ध में उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं। पहली बात, उनका कहना है कि नीट परीक्षा दरअसल शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्ता पर एक आघात है। इट्स एन असॉल्ट ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वो ये भी कहते हैं कि जो संस्थाएं सरकार से मदद नहीं लेती, जो अनएडेड वंस हैं, उनके ऊपर भी सरकारी आघात है। वो ये भी कह रहे हैं कि आपने सरकारों ने लेबर रिफॉर्म्स को ढीला करके उद्योगों को छूट दी है, किंतु शैक्षणिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उनका अगला आर्गुमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज, चाहे वो लैंग्वेज की हो चाहे वो रिलीजन की हो, वो अपने अनुसार अपने संस्थाओं का मैनेजमेंट रख सकती हैं। किंतु इस नीट एग्जामिनेशन के कारण अल्पसंख्यकों के आर्टिकल 30 जो उनका अधिकार है उसका उल्लंघन देखा गया है। इसके विरुद्ध क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए 2016 में फैसला दिया कि नीट हर मायने से संवैधानिक है। अगर हम आगे बढ़ें, आगे देखते हैं उनके आर्गुमेंट्स और क्या हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं तो क्या इससे सभी प्रकार के छात्रों को एक जैसा लाभ मिलेगा? क्या ग्रामीण परिवेश का छात्र शहरी परिवेश के छात्र से कंपीट कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? अगर एक ही पेपर बनेगा और इससे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से पेपर सेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी के राज्य में मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी विशेष रूप से एंट्री लेती हो, किंतु अब एक पेपर बनेगा और सभी को कॉमन पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट कि ग्रामीण परिवेश का छात्र शहरी परिवेश के छात्र से इक्वल कंपटीशन नहीं कर पाएगा। एक चीज और है कि उन्होंने ये दलील दी है कि जो क्षेत्रीय भाषा है उनके छात्रों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात यह भी है कि राज्यों के बोर्ड्स और CBSE के बोर्ड में कंटेंट में, क्वालिटी में काफी डिफरेंस है, किंतु नीट एक ही पैटर्न पे एग्जाम लेगा, सबका स्टैंडर्ड सेम है, जिससे शायद लाभ इनको अधिक मिले और राज्य के बोर्ड के छात्रों को लाभ कम मिले। ये कहते हैं कि पहले क्या था कि संस्थाएं, जैसा मैंने कहा, अपने चॉइस के हिसाब से छात्रों का चयन कर सकती है। राज्य अपनी संस्थाओं को अपने विशेष पॉपुलेशन, अपने विशेष डेमोग्राफी के हिसाब से उनको अपग्रेड, अपलिफ्ट करने के लिए पेपर सेट करने को कह सकता था, किंतु अब ऐसा नहीं हो सकता।
और ऐसा भी कह रहे हैं कि 2 बार इसका पेपर लीक हुआ है, तो नीट किसी भी पैमाने पर इनके हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इसका दूसरा पक्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया 2016 में, तो कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जामिनेशन मेरिट को प्रमोट करती है। दरअसल पहले आपने सुना होगा कि मेडिकल परीक्षाओं में काफ़ी मनमानियाँ होती थी, काफ़ी डोनेशंस के इशू आते थे। पहली बात तो यह है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी तो छात्रों पर सभी के फॉर्म भरने का, फॉर्म के इकोनॉमिक कॉस्ट का बर्डन आता है। दूसरी बात, उनमें से काफ़ी सीट्स ऐसी थी जो मैनेजमेंट कोटा के लिए आरक्षित की जाती थी, उनके लिए डोनेशन की मांग होती थी। इससे भी गरीब छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता था और मेरिट के स्थान पर पैसे को प्राथमिकता मिलती थी। तो कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जामिनेशन मेरिट को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि लेखक कहते हैं कि मेरिट तब आएगी जब सभी को अवसर की समानता मिलेगी, जो नीट में ऐसा नहीं है। जबकि नीट में हमने देखा कि नीट एग्जामिनेशन में ग्रामीण परिवेश के छात्र शहरी परिवेश के छात्रों से कंपटीशन नहीं कर सकते। और अंत में उनके आर्ग्यूमेंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट यह है कि जहां वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपनी संस्थाओं का मैनेजमेंट करने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 30 में अपवाद भी हैं कि अगर कोई संस्था हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगी तो आर्टिकल 30 का जो सुपरसीडिंग है वो किया जा सकता है, आर्टिकल 30 को उनसे छीना जा सकता है। इन सब को देखेंगे अगर हम, तो हमने ये देखा कि नीट एग्जामिनेशन को लेकर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि ये नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि ये मेरिट को प्रमोट नहीं करता, शायद ये भेदभाव करता है, माइनॉरिटी के अधिकार छीनता है, ग्रामीण शहरी के बीच जो खाई है उसको बड़ा करता है। जबकि कोर्ट मानती है कि ये डोनेशन को रोकता है, ये मेरिट को प्रमोट करता है। और आर्टिकल 30 का वॉयलेशन या आर्टिकल 30 का एक्सेप्शन है कि इन मायनों में, इन प्रावधानों में उसका जो एक्सेप्शन है उसको माना जा सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है, जो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टेट को कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पूरे देश के एग्जामिनेशन को कंट्रोल करना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष क्या होंगे, इस पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, एक एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पर। बहुत सिंपल सा एक लेख है जिसपे हमने पहले भी बात की है, क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन। दरअसल एक प्रश्न सभी राज्यों के सामने है कि क्या करें। माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको लाते हैं तो खतरा बढ़ता है इन्फेक्शन का, नहीं लाते हैं तो मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, गरीबी बढ़ती है, उनकी भुखमरी बढ़ती है। इन सब को लेकर काफ़ी तनाव राज्यों में भी है। तो राज्य इस समय किसी एक कॉमन प्रोसीजर पे पहुंच नहीं पा रहे कि वो क्या करें। हमने पहले भी बात की थी कि कर्नाटका ने तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया, कुछ राज्यों ने बसेस से उनको मंगवाया है। हमने कल देखा और आपने पढ़ा होगा कि रास्तों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन सब को देखते हुए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जिसका ये पूरा सार है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन, कि कैसे क्वारंटाइन करेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे जॉब देंगे इत्यादि। तो ये लेख दरअसल ये वर्तमान परिस्थिति माइग्रेंट की जो है उसको दर्शाता है। आप देखें एक बार कि उन्हें क्वारंटाइन करना है, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट वेज हैं माइग्रेंट को हैंडल करने के, और उनको बुलाते समय रिस्क है इन्फेक्शन का भी। अगला लेख हमारे सामने दरअसल एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेख है जिसको हमने पहले नहीं देखा। आमतौर पे हमारे डिस्कशंस विषयों पे होते हैं, ये एक सामाजिक चेंज के ऊपर लिया गया लेख है। अगर इस लेख की मैं समरी की बात करूं, इस लाइन को अगर पढ़ें आप न्यूज़पेपर में, तो आप देखेंगे अ वेल क्रिएटेड सोशल मार्केटिंग कैंपेन कैन एड्रेस द क्राइसिस एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर क्राइसिस। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि हम एक इफेक्टिव सोशल मार्केटिंग को प्रिपेयर करें तो इस क्राइसिस से निपट सकते हैं और भविष्य में आने वाले संकट से निपट सकते हैं। व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी मार्केटिंग जो लोगों में पॉजिटिव सोशल बिहेवियर लाने के लिए की जाती है। यदि सरकारें अपने तरीकों से लोगों में सकारात्मक व्यवहार
सकारात्मक आचरण को लाना चाहती है उसे सोशल मार्केटिंग कहते हैं। सिंगापुर में लोगों को घर में रहने के लिए प्रेरित किया गया और कहा गया सिंगापुर सिंगापुर। सभी ने मिलकर गाना गाया, सभी ने देश में जो सौहार्द है उसको बढ़ाया। भारत में भी पीएम ने काफ़ी ऐसे मेजर्स लिए, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, लोगों को कहा कि वो मेडिकल जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करें इत्यादि। इन सब तरीकों से लोगों के व्यवहार में सकारात्मक चेंज आ सकता है, देश में एकता बढ़ सकती है और सब मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। किसी भी बीमारी से, किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हमेशा सरकार के एफर्ट पूरे नहीं हो सकते। जब तक लोगों में उस बीमारी, उस चैलेंज से लड़ने के लिए आवश्यक परिवर्तन ना किया जाए, तब तक चैलेंज से निपटा नहीं जा सकता। तो दरअसल ये जो पूरा लेख है, ये लोगों में डिजायर्ड बिहेवियर अडॉप्ट करने की बात करता है कि हम क्या करें ताकि लोगों में हम जो बिहेवियर चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो सके। उदाहरण के लिए भारत के सामने इस समय जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं हो सकता, ये होगा एक डिजायर्ड सोशल बिहेवियर से। जब तक लोगों को इस बात की जागृति नहीं होगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे हित में है, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में किसी भी नीति के क्रियान्वयन, किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोशल मार्केटिंग का सहारा लिया जाना चाहिए, ताकि लोग उसको अपनी जिम्मेदारी मानकर पूरा करें, ना कि सरकार का आदेश मानकर। तो ये कहा गया है, आई समराइज, कि सोशल मार्केटिंग से हम लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। और ऐसा भी अगर है कि किसी समाज में किसी नेगेटिव नॉर्म, किसी नेगेटिव कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड मैरिज है, तो चाइल्ड मैरिज से निपटने के लिए भी हम इस प्रकार के सोशल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एडिटोरियल है दरअसल तमिलनाडु को लेकर, पेज नंबर 6 पे मिलेगा आपको। टैस्मैक, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। दरअसल सभी राज्य इस कश्मकश में हैं कि राजस्व कैसे कमाया जाए। एक तरफ उनको पब्लिक हेल्थ को देखना है और एक तरफ अपने राजस्व की हेल्थ को भी देखना है। तो दरअसल जो ये आर्टिकल है, ये पब्लिक हेल्थ और राज्यों के हेल्थ को दर्शाता है, के बीच जो विवाद है उसको दर्शाता है कि दोनों में तनाव है। यदि अल्कोहल को बेचा जाए तो सरकारों को राजस्व मिलेगा, किंतु पब्लिक हेल्थ को नुकसान होगा। अगर पब्लिक हेल्थ को बढ़ाएंगे तो राजस्व पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस दुविधा में टैस्मैक फंसा है। दरअसल इस दुविधा में केवल तमिलनाडु ही नहीं, सभी राज्य फंसे हैं कि क्या करें। हमने अपने रेवेन्यू के ऑप्शंस ऐसे रखे हैं कि इनको प्रमोट करने से पब्लिक हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप देखें टोबैको, अल्कोहल, इनको प्रमोट करने से राजस्व मिलेगा, किंतु इनको प्रमोट करने से जो पब्लिक हेल्थ है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। दरअसल इसमें 2-3 बातें और हैं। पहला, राज्य काफी डेस्परेट है कि उनको राजस्व कमाना है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के अल्कोहल सेल पर एक स्टे लगाया कि आप इसको नहीं बेच सकते। मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकारी पॉलिसी डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया और तमिलनाडु को कहा कि आप अल्कोहल बेच सकते हैं और कोशिश करें कि ऑनलाइन डिलीवरी इसकी कराई जाए ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने लेजिस्लेटिव और जुडिशियल जो डिफरेंस है उसको बना के रखा। आमतौर पे हम सुनते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत बार हमारी न्यायपालिका किसी न किसी मुद्दे को लेकर लेजिस्लेटिव या सरकारी डोमेन में प्रवेश कर जाती है, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बैलेंस बना के रखा है कि हम लेजिस्लेटिव या किसी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के डोमेन में प्रवेश नहीं करेंगे और इसलिए अल्कोहल की सेल करना नहीं करना वो तमिलनाडु सरकार के ऊपर है। बट कोशिश करें कि इससे भीड़ इकट्ठा ना हो और पब्लिक हेल्थ पे इंपैक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर राज्यों के सामने एक चैलेंज है, जिसको राज्य जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इसको इकोनॉमी को प्रमोट करके राजस्व की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो एक पेज नंबर 8 पर है। ये कहती है कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाबार्ड फंड करेगा। यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बात करते हैं। नाबार्ड आपने सुना होगा, एक विकास बैंक है जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक दरअसल बैंकों को, छोटी सहकारी समितियों को लोन देती हैं ताकि वो कृषि को लोन देकर आगे कृषि को प्रमोट कर सकें। तो दरअसल 1 लाख करोड़ का फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। यह फंड नाबार्ड फंड करेगा। नाबार्ड इतना पैसा उन सभी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंकों को देगा जो आगे किसानों को लोन देंगी ताकि किसान कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। यदि किसी किसान या किसी किसान के संगठन को छोटे बांध के लिए या किसी और कोल्ड स्टोरेज के लिए फंड की आवश्यकता है तो लोन नाबार्ड इन सहकारी समितियों को देगा। ये समितियां किसानों को देगी। तो दरअसल 1 लाख करोड़ का फंड इसके माध्यम से किसानों तक या किसान की संस्थाओं तक पहुंचेगा, जिससे देश में कृषि को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बढ़ेगा। जैसा हमने पहले भी देखा फर्स्ट स्लाइड में कि कृषि में जो विपणन है उसकी बहुत आवश्यकता है, कृषि में सिंचाई की बहुत आवश्यकता है, कृषि में ट्रांसपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इन सब के लिए ये फंड काम आएगा। तो दिस विल एक्चुअली पंप द इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट एक न्यूज IR से आ रही है। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में भारत नेपाल के बीच एक तनाव सा है। तनाव इस बात पर है, अगर आप इस मैप को देखें, ये दरअसल भारत नेपाल की पश्चिमी सीमा है और यहां पर एक क्षेत्र है काला पानी। इस काला पानी क्षेत्र को नेपाल अपना बताता है। अगर आप नेपाल के दृष्टिकोण से देखें तो नेपाल कहता है कि बॉर्डर ये होना चाहिए और ये पार्ट हमारा होना चाहिए। तो दरअसल ये है कि काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच एक तनाव का क्षेत्र है। भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक रास्ते का निर्माण किया है। यह रास्ता दरअसल उत्तराखंड से होते हुए लिपू लेख दर्रे तक पहुंचता है और यहां से कैलाश मानसरोवर तक तीर्थयात्रियों को लेकर जाता है। क्योंकि यह रास्ता इस क्षेत्र से गुजरता है, नेपाल ने इस रास्ते पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि इस रास्ते पर रोड इंडिया नहीं बना सकता बिकॉज ये रास्ता हमारा है, जबकि भारत ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एरिया हमारा है और इस मुद्दे को हम बैठकर सॉल्व करेंगे। तो भारत नेपाल के बीच में काला पानी क्षेत्र में जो विवाद है उसको लेकर ये मुद्दे सामने आए हैं। इसको आप इस मैप से और क्लोजली देख सकते हैं कि यहां पर ये लिपू लेक पास है जो LOAC पर है, भारत चीन की सीमा पर है। यहां से जो रास्ता गुजर रहा है ये एरिया इंडिया नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड है और इस एरिया से जो रास्ता गुजर रहा है उस पर नेपाल को आपत्ति है। तो दरअसल ये एरिया भारत का है, किंतु बॉर्डर पे कुछ क्लैरिटी नहीं होने के कारण देशों में तनाव देखने को मिला है। भारत और नेपाल के संबंध मजबूत होने बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि नेपाल एक बफर स्टेट है भारत चीन के बीच में। नेपाल के साथ मिलकर भारत न केवल क्षेत्र में बल्कि सार्क देशों में शांति को बहाल कर सकता है और नेपाल से भारत को या नेपाल में जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर भारत क्षेत्र में सुरक्षा को भी मजबूत कर सकता है। अगली खबर हमारे सामने US चाइना को लेकर है। दरअसल हमने पहले भी काफी डिस्कशन किया है, तो यहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं अमेरिका और चीन को लेकर। पिछले कुछ दिनों से या उससे पहले भी हमने कल भी बात की थी, भारत और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था।
भारत यूएसए और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था। चीन और अमेरिका के बीच एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तनाव चल रहा था। यूएसए आसियान देशों को सपोर्ट करता है, जिन आसियान देशों का चीन से टापुओं को लेकर मतभेद बना हुआ है। चीन अमेरिका के बीच में हाल ही में कोविड को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। अमेरिका चीन को इसके स्प्रेड और मिस हैंडलिंग के लिए ब्लेम करता है और हाल ही में कुछ जर्नलिस्ट्स के वीजा को लेकर भी मतभेद बना हुआ है। तो कलेक्टिवली यूएस चाइना के बीच में काफी सारे इश्यूज हैं। दोनों ही वर्ल्ड के ऑर्डर पर अपना जो अस्तित्व है उसको मजबूत करने के लिए एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज को अमेरिका संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे चाइनीज कंपनी हुआई, जिसके सीएफओ को अमेरिका ने गिरफ्तार किया था जासूसी के आरोप में। तो इन सब मुद्दों को लेकर खबर यह आई है कि यूएस इस पेंडेमिक के आधार पर चाइना से अपने संबंधों को ऑलमोस्ट समाप्त कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो विश्व के बाजारों पर काफी इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। हालांकि इसके कुछ फायदे भारत को होंगे कि भारत चीनी कंपनियों या अमेरिकी कंपनियों के निवेश को प्राप्त करके भारत में उत्पादन बढ़ सकता है, फॉरेक्स की मात्रा भी बढ़ सकती है। अगली खबर हमारे सामने ईरान को लेकर है। ये न्यूज़ बस एक जानकारी के लिए है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हम ईरान को थोड़ा देख रहे हैं कि ईरान किस स्थिति से गुजर रहा है। ये आपको पेज 14 पे मिलेगा। इसकी समरी ये है कि ईरान के ऊपर बहुत ही सीवियर अमेरिकी सैंक्शन लगे हैं। ईरान पे आरोप है कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी परमाणु बॉम्ब के जो निर्माण है उसको जारी रखा है। अमेरिकी सैंक्शन के कारण बाकी देशों ने भी ईरान से तेल की खरीद को रोका है। आप देखें कि 2018 में जहां ईरान से लगभग 35 लाख बैरल तेल बिकता था, आज वही तेल का एक्सपोर्ट ईरान का 5 लाख बैरल पे आ गया है। मतलब 35 लाख बैरल से 5 लाख बैरल तक आने का सफर केवल 2 साल में पूरा हुआ है, जो कि सीवियर सैंक्शन को दर्शाता है। इससे ईरान के राजस्व में बहुत बड़ी कटौती हुई है। दूसरी बात, सैंक्शन से ईरान में निवेश आना बंद हुआ है, ईरान में तकनीक आनी बंद हुई है, ईरान में उत्पादन होना बंद हुआ है और ईरान में हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई की अत्यधिक दर देखने को मिली है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो करेंसी की वैल्यू घट जाती है, करेंसी अपना मूल्य खो बैठता है। और हुआ ये कि ईरान की करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, ईरान की करेंसी ने अपनी वैल्यू खो दी। एज ए रिजल्ट ईरान को इकोनॉमी को रिव्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए एक नई करेंसी शुरू करनी पड़ी जिसका नाम है टोमन। ये न्यूज़ पीटी में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नई करेंसी ईरान की, उसका नाम है टोमन, और एक टोमन में 10,000 रियाल्स हैं। रियाल्स वर्तमान में ईरान की करेंसी है। अगर बहुत ज़्यादा महंगाई है तो जो चीज़ें पहले 100 में आती होंगी, अगर हम भारत की एग्जाम्पल लेके समझें, भारत में यदि जो चीज़ें 100 रुपए की आती होंगी वो आज 1000 की आ रही हैं। ये एग्जाम्पल बताता है कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो करेंसी अपना मूल्य खो बैठती है। आप देखें कि 1000 की क्रय शक्ति आज से 20 साल पहले 100 रुपए के बराबर है। इसका मतलब 1000 रुपए ने अपनी क्रय शक्ति खो दी है। वही हाल ईरान में हुआ कि ईरान में अब जो चीज़ें एक टोमन में आएंगी वो कभी 10,000 रियाल्स में आती होंगी। एज ए रिजल्ट ईरान की करेंसी की डिवैल्यूएशन से, डेप्रिसिएशन से ईरान को एक नई करेंसी लानी पड़ी है और $1 में 43,000 रियाल्स अभी हैं। अगर ऐसे देखें आप, $1 में भारत में या भारतीय रुपया लगभग 76 है, जबकि रियाल्स कितने हैं? 43,000 है। दिस शोज कि कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन ईरान में हो रखा है। तो ईरान इस समय एक संकट से गुजर रहा है। तो ये आर्टिकल इस बात पे है
कि क्या ईरान इस संकट को जूझ पाएगा, क्या इससे वो निकल पाएगा। जब तक बाकी देश जैसे रूस है इसकी सहायता नहीं करेगा तब तक ईरान को लाभ मिलने वाला नहीं है। ईरान पहले से ही सऊदी अरब से तनाव में जूझ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने कृषि को लेकर ही है। दरअसल इस न्यूज़ में कहा गया है कि इस समय जो वित्त मंत्री ने उपाय बताए हैं, उपाय किए हैं, मेजर्स लिए हैं, वो कृषि में एक नया चैप्टर ओपन अप करेगा। हमने बात की विस्तार से कि वित्त मंत्री के जो अनाउंसमेंट्स हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बूस्ट मिलेगा, 1 लाख करोड़ का इंफ्रा फंड बनाया जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड कर वस्तुओं के एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली लिंक करके राज्यों के बीच में इंटरस्टेट ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। तो कृषि में जो रिफॉर्म्स सालों से पेंडिंग थे वो खुलेंगे, इसीलिए इसे नया चैप्टर कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, इससे फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होता है ये कृषि के उत्पादों को लेता है और हमारे लिए चिप्स है, जूस है आदि का उत्पादन करता है। भारत में बढ़ते शहरीकरण ने फूड प्रोसेसिंग को एक नया बल दिया है, किंतु कोविड के कारण इस उद्योग में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज लोग डरे हुए हैं किसी प्रकार के पैक्ड फूड को खाने से। इस प्रकार के रिफॉर्म्स फूड प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करेंगे और आने वाले दिनों में किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, अंतिम खबर है फ्रॉम द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। दरअसल ये डेटा है कि भारत से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उनमें 60% गिरावट आई है अप्रैल के महीने में। आप डेटा देखें कि अप्रैल 2019 में एक महीने में भारत से $26 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो वर्तमान में अप्रैल 2020 में घटकर 10.36 बिलियन डॉलर्स हो गया। एज अ रिजल्ट 60% का गिरावट हमारे एक्सपोर्ट्स में है, जो अच्छा संकेत नहीं देता। किंतु एक चीज़ और अच्छी है, वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया है। अप्रैल 2019 में जब हमारा एक्सपोर्ट $26 बिलियन था, तब हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट की तुलना में 15.33 बिलियन कम था। ट्रेड डेफिसिट दरअसल होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। हमने इस वर्ष में लगभग 15.33 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया, जो इस वर्ष घट गया है 6.76 बिलियन डॉलर्स पे। तो लगभग हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो आधे से भी कम हो गया है। इसका मतलब भारत से जो विदेशी मुद्रा है उसका पलायन पहले से घटा है, तो हमारे फॉरेक्स को इसका लाभ मिला है। किंतु इंपोर्ट भी घटे हैं, एक्सपोर्ट भी घटे हैं। इसको रिकवर करने के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये थे आज के हिंदू का डिस्कशन। हम कल के डिस्कशन में बाकी न्यूज़पेपर को शामिल करेंगे और आने वाले दिनों में बाकी मैगजीन्स को, PIB को भी शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच।